हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह और आज मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित जगह से लौटती बेल का दूसरा पद्यांश। दूसरे पद्यांश को आज हम देख लेते हैं। दूसरे पद्यांश में जो है वो कवि क्या कहना चाहते हैं। ना पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। जैसे हमने पहले पद्यांश में कठिन शब्दों को निकाला था, उसी तरीके से इस पद्यांश में भी हम क्या कर लेते हैं, कठिन शब्दों के पर्यायवाची निकाल लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, व्याख्या देखते हैं। तो सयानी, यहाँ पर एक कठिन शब्द है सयानी, तो सयानी का पर्यायवाची वयस्क। और देख लेते हैं दूसरा कौन सा कठिन शब्द है, यहाँ पर अनुराग। अनुराग का पर्यायवाची होता है प्रेम। ठीक है। विजन, विजन निर्जन। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। केदारनाथ अग्रवाल ने पहले पद्यांश में किसके बारे में बताया था, चने के पौधे के बारे में बताया था और अलसी के पौधे के बारे में बताया था। इस पद्यांश में कवि जो है किसके बारे में बता रहे हैं, सरसों के पौधे के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं कि सरसों की न पूछो, सरसों की क्यों न पूछो, क्योंकि हो गई है सबसे सयानी। सरसों के पौधे क्या हो गए हैं, व्यस्क हो गए, और व्यस्क होने के कारण क्या कर लिए हैं, हाथ पीले कर लिए। और कवि को ऐसा क्यों लग रहा है कि सरसों ने हाथ पीले कर लिए करके, कवि यहाँ पे कल्पना कर रहा है जैसे सरसों के पौधे क्या होते हैं, उनके जो फूल होते हैं वो पीले रंग के होते हैं। तो कवि यहाँ पे कल्पना कर रहा है कि मानो उन्होंने क्या कर लिया है, अपने हाथ जो है वो पीले कर लिए हैं। ब्याह मंडप में पधारी, और चूंकि वो क्या हो गई है, व्यस्क हो गई है और हाथ पीले कर लिए, इसलिए ब्याह मंडप में वो तैयार है। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। फाग गाता हुआ मास फागुन, ऐसा लग रहा है मानो वह क्या हो गया है, स्वयंवर के लिए तैयार हो गया है। और स्वयंवर के तैयार होने की वजह से प्रकृति का अनुराग मतलब प्रेम रूपी क्या हो रहा है, आंचल हिल रहा है। और इस विजन, विजन मतलब निर्जन, इस निर्जन क्षेत्र की जो भूमि है वह व्यापारिक नगर की भूमि से अधिक श्रेष्ठ है। और यह जो है वो निर्जन क्षेत्र की भूमि व्यापारिक नगर की भूमि से क्यों अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि वह किसकी भूमि है, प्रेम की प्रिय भूमि है। और प्रेम की प्रिय भूमि क्यों कहा गया है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो शांत वातावरण रहता है, इसलिए वहाँ पर जो है वो प्रेम की प्रिय भूमि जो है वो अधिक उपजाऊ बताया गया है। केदारनाथ अग्रवाल ने यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। मुक्तक छंद की जो है वो रचना है और बहुत ही सुंदर केदारनाथ अग्रवाल की। मैं आप लोगों को इसको एक बार फिर से समझा देती हूँ कि सरसों क्या हो गई है, व्यस्क हो गई है। व्यस्क होने की वजह से उसने क्या कर लिए हैं, हाथ पीले कर लिए, और हाथ पीले करके ब्याह मंडप में तैयार बैठी हुई है। फाग गाता हुआ मास फागुन, ऐसा लगता है मानो प्रकृति का स्वयंवर हो रहा है, इससे प्रकृति का प्रेम रूपी आंचल हिल रहा है। और इस निर्जन क्षेत्र की जो भूमि है वह दूर व्यापारिक नगर की भूमि से, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है करके, तो सयानी, सयानी में कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। हाथ पीले, हाथ पीले कौन करते हैं, मनुष्य लोग करते हैं, इसलिए इसमें भी कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। और देखते हैं कहाँ पर है, स्वयंवर, स्वयंवर में मानवीकरण अलंकार है। प्रकृति का अनुराग, अंचल हिल रहा है मतलब आंचल हिल रहा है, इसमें भी क्या है, मानवीकरण अलंकार। देख लेते हैं तीसरा पद्यांश। तीसरे पद्यांश में जो है वो केदारनाथ अग्रवाल क्या कहना चाह रहे हैं, और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही है इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, आंख को है चकमकाता है, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। फिर इसमें हम क्या कर लेते हैं, कठिन शब्दों को छांट लेते हैं और उसका पर्यायवाची निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें कठिन शब्द है पोखर, पोखर का पर्यायवाची होता है तालाब। और देख लेते हैं चकमकाता, चकमकाता का पर्यायवाची होता है चकाचौंध। और इसमें है मीन, मीन का पर्यायवाची होता है मछली। अब हमारे पास जो है वो
कठिन शब्दों का पर्यायवाची आ गया। अब हम इनका क्या देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। और पैरों के तले है एक पोखर। और पैरों के तले है कहने का मतलब है चंद्रगहना गांव के तलछटी में, मतलब गांव के आखिरी छोर में क्या है, एक तालाब है। आखिरी छोर में क्या है, एक तालाब है। और उस तालाब में क्या उठ रही हैं, लहरियां, मतलब उस तालाब में क्या उठ रही हैं, लहरें उठ रही हैं। उन लहरों के साथ में नील तल में जो उगी है घास भूरी, मतलब तालाब के निचले भाग में क्या उगी हुई है, घास। ऐसी घास उगी हुई है, भूरी घास जो है वो उगी हुई है, वह भी लहर के साथ क्या कर रही है, आने जाने का जो है वो काम कर रही है, ले रही है वह भी लहरियां। हम देखते हैं जब गांव वगैरह में जाते हैं तो तालाब का देखते हैं तो तालाब के अंदर में जो है घास वगैरह उगी रहती है, वह भी तालाब के पानी के साथ क्या करती है, आगे और पीछे होती है। तो उसी को कवि कह रहे हैं कि नील तल में जो उगी है घास भूरी ले रही है, वह भी लहरियां, मतलब तालाब के पानी के लहरों के साथ जो है घास उगी है, वह भी क्या कर रही है, लहरियां लेने का जो है वो काम चकमकाता है। यहाँ पर कवि जो है वो स्वच्छ जल को किसके समान बता रहा है, चांदी के खंभे के समान जो है वो बता रहा है। और यह जल, स्वच्छ जल क्या कर रहा है, आंख को जो है वो चकाचौंध कर रहा है, या जो है वो क्या कर रहा है, उसको चकमका रहा है। और उसी की कई पत्थर किनारे पी रहे हैं चुपचाप पानी। जब हम तालाब का दृश्य देखते हैं तो तालाब के किनारे में क्या लगे रहते हैं, बहुत सारे जो है वो पत्थर लगे रहते हैं। तो कवि ऐसा कल्पना कर रहा है कि मानो वो क्या कर रहे हैं, चुपचाप जो है वो पानी पी रहे हैं। तो चुपचाप पानी पी रहे हैं, प्यास जाने कब बुझेगी। फिर जो है विरोधाभास का प्रयोग करते हुए कवि कहते हैं कि प्यास जाने कब बुझेगी। तो कवि ऐसा क्यों कह रहा है, प्यास जाने कब बुझेगी करके, क्योंकि लहर के साथ पानी फिर आता है फिर जाता है। तो पत्थर लोगों को कवि कल्पना कर रहा है कि थोड़ा सा ही पानी पी पाते हैं, फिर पानी क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। इसलिए कवि वहाँ पे ऐसा कल्पना करता है कि जाने कब बुझेगी प्यास। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में देखते। और आगे दृश्य कवि क्या देखता है कि चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, और उसमें जो है वो तालाब में जो है वो कौन है, बगुला है। और बगुला कैसे खड़ा हुआ है, अपने टांग को जो है वो किसमें डुबा करके खड़ा हुआ है, जल में डुबा करके जो है वो ध्यान लगा करके जो है वो खड़ा हुआ है। और जैसे ही देखते ही मीन चंचल, और जैसे ही वो क्या करता है, मछली को जो है वो देखता है, तो अपनी ध्यान निद्रा को जो ध्यान लगा करके रखा रहता है मछली को पकड़ने के लिए, उससे ध्यान निद्रा क्या हो जाती है, टूट जाती है। और जैसे ही मछली को देखता है, उसको जो है वो चोंच में दबा करके क्या कर लेता है, नीचे गले के जो है वो डाल लेता है। जो यहाँ पर तो मानवीकरण अलंकार है ही है, जैसे कि चकमकाना और चुपचाप पानी पीना, इसमें मानवीकरण अलंकार है। लेकिन यहाँ पर एक और अलंकार का जो है वो कवि के द्वारा प्रयोग किया गया है, वो है यहाँ पर देखिए, एक चांदी सा बड़ा सा गोल खंभा। मतलब यहाँ पर जो है किसका, कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है, उत्प्रेक्षा अलंकार का। मतलब नील जल को किसके समान बताया गया है, एक चांदी के समान किया गया, मतलब उसको माना गया और माना जाता है। मतलब जहाँ पे मनु मानो जनु जानो जैसे का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर जो कौन सा अलंकार दिया हुआ है, उत्प्रेक्षा अलंकार दिया गया। और छंद को देखते हैं तो मुक्तक छंद की जो है वो देखते हैं। चौथे पद्यांश में कवि केदारनाथ अग्रवाल क्या कहना चाहते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम पद्यांश को देख लेते हैं। उसके बाद जो है वो कठिन शब्दों के पर्यायवाची निकाल लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, व्याख्या तैयार करेंगे। सबसे पहले पढ़ लेती हूँ मैं पद्यांश को। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर एक उजली चटुल मछली, चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है। फिर कठिन शब्दों को देख लेते हैं। माथे का पर्यायवाची सिर, और देख लेते हैं गगन। गगन का पर्यायवाची क्या होता है, आकाश। ट्रेन रेल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी जो है वो व्याख्या देखते हैं। अभी तक हमने जो है वो 3 पद्यांश को देख लिया। इस पद्यांश में कवि क्या कहते हैं, इसको देखते हैं। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया, मतलब एक काले सिर वाली चतुर चिड़िया। श्वेत का पर्यायवाची होता है, एक काले सिर वाली चतुर चिड़िया
श्वेत मतलब सफेद पंखों को फैलाकर झपटे मारकर कहने मतलब तेजी से जो है वो पकड़ करके, और कहाँ से तेजी से पकड़ करके, भरे जल के हृदय से, जो तालाब है जो जल से भरा हुआ है उसके हृदय से किसको पकड़ करके, एक चटुल मछली को जो है वो पकड़ करके, और मछली को कहाँ पकड़ती है, पीले की चोंच क्या है, पीले रंग की है, उसमें दबा करके वह कहाँ उड़ जाती है, आकाश में जो है वो उड़ जाती है। और यहीं से कहने का मतलब है, और यहाँ पर क्या है, भूमि ऊंची है, जहाँ से यहाँ पर की भूमि क्या है, असमतल है, मतलब ऊंची नीची है। रेल की पटरी गई और यहाँ पर क्या गई हुई है, रेल की लाइन गई हुई है। ट्रेन का टाइम नहीं है, मतलब जब कभी वहां पर रहते थे तब वहां पर ट्रेन का आने जाने का जो है वो कोई भी समय नहीं था। बहुत ही सुंदर कविता केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। एकदम ग्रामीण दृश्य का वर्णन कविता के द्वारा किया गया है, प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन कवि के द्वारा किया गया है, जो कि आसानी से पढ़ने से हमको समझ में ही देख लेते हैं। सबसे पहले हम पद्यांश को पढ़ लेते हैं। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, दूर दिशाओं तक फैली है बांझ भूमि पर, इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। कठिन शब्दों को देख लेते हैं। रीवा के पेड़ जो बबूल के पेड़ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रीवा के पेड़ कहा जाता है। चलिए अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मैं स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है, मुझे कहीं भी आना जाना नहीं है, और चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। और चित्रकूट में जो है वो प्राकृतिक रूप से ऊंची नीची जो है वो कई पहाड़ियाँ हैं जिनका विस्तार दूर दिशाओं तक है। और यही आप आगे कवि बता रहे हैं कि बांझ भूमि कहने का मतलब है बंजर भूमि, जहाँ पर कुछ भी नहीं उगता है उसे क्या कहते हैं, बंजर भूमि कहते हैं। तो उस बंजर भूमि पर क्या है, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हुए हैं। इस बंजर भूमि पर जो है वो इधर उधर जो है वो बबूल के बिना रूप के कांटेदार पौधे जो है वो में भी कवि के द्वारा प्राकृतिक दृश्यों का सुंदर ही वर्णन किया गया है। और साथ ही मुक्तक की सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सूखे का स्वर टेटे टेटे, सुन पड़ता है वन स्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर टेटो टेटो, मन होता है उड़ जाऊं मैं पैर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लो चुप्पे। कहता है कि जो बंजर भूमि है जहाँ पर रीवा के पेड़ उगे हुए थे वहाँ पर जो है वो सुग्गे का कहने का मतलब है तोता का जो है वो आवाज़ सुनाई देता है। और तोते का आवाज़ कैसा होता है, टेटे टेटे होता है, जो कि मिठास भरा हुआ होता है, वह जो है वो कवि को सुनाई देता है। साथ ही और क्या सुनाई देता है, सुन पड़ता है वन स्थली का हृदय चीरता, उड़ता गिरता सारस का स्वर, और वहाँ पर जो वन स्थली है उसकी नीरवता और उसकी शांति को भंग करते हुए जो है वो किसका स्वर सुनाई देता है, सारस का जो है वो स्वर सुनाई देता है। और सारस का स्वर जो है वो कैसे होता है, टिरटो टिरटो होता है। जब सारस के स्वर को सुनता है टिरटो टिरटो, तो कवि का मन होता है, कवि का क्या मन होता है, उड़ जाऊं मैं पैर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे चुप्पे। कवि का मन होता है कि मैं भी जो है वो सारस के संग जो है वो पैर फैला करके उड़ जाऊं, और कहाँ उड़ जाऊं मैं, हरे खेत में जहाँ पर इसकी कौन रहती है, जोड़ी रहती है, और वहाँ जाकर के उनकी प्रेम कहानी को मैं चुपचाप सुन लूं। केदारनाथ गांव का बहुत ही सुंदर दृश्य का वर्णन किया गया था, प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया गया था, मानवीय अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया था। वैसे तो केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने मानवीय अलंकार का इतना सुंदर जो है कविता लिखा है, बहुत ही सुंदर जो है उनके द्वारा कविता लिखी गई है। यह पाठ अगर आप लोगों को समझ आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।